भानु की पत्नी उमा के पेट में कोई भी राज की बात नहीं टिकती थी। इसी बात को लेकर भानु परेशान रहता था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर उमा से ये बात कैसे छुपाऊंगा? अरे तुम आ गए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ जरा। सोने का हार, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अरे इसने मेरे हाथ में हार देख ही लिया, अब तो इसे सच बताना ही पड़ेगा। वो भाग्यवान आज जंगल से लकड़ियां काटते समय जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये हार सड़क पर मिला। अब इसे संभाल कर रख लो और ये बात किसी को मत बताना। अरे तुम कैसी बातें करते हो, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। पर उमा कहाँ मानने वाली थी। उसे तो हर बात जब तक उगल न दे तब तक चैन कहाँ। उमा ये बात पड़ोस की शांता को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पति को जंगल के रास्ते में इस सड़क पर सोने का हार पड़ा हुआ मिला? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कभी कोई बात झूठ बोलती हूँ? ये देखो कितना सुंदर सोने का हार है। हाँ ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अब अच्छा मुझे ना थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। शांता का पति हरिया मुखिया जी का खास था। यूं कह लो गांव के हर घर की खबर हरिया मुखिया जी को बताता था और मुखिया के सामने उसने अपना रुतबा बना रखा था। शांता अपने पति हरिया को उमा की बात बताती है और हरिया सीधे मुखिया के कानों तक वो बात पहुंचा देता है। मुखिया जी, ये तो सरासर अन्याय है। भानु को सोने का हार मिला, पर वो आपको इसलिए बताने नहीं आया कि कहीं आप उस हार को उससे छीन न लें। पर कायदे से गांव के पास वाले जंगल की सड़क आपके हिस्से में आती है, इसलिए वो सोने का हार आपका है। तू ठीक कह रहा है हरिया, जरा मेरे साथ भानु के घर तो चल। हरिया मुखिया के कान अच्छे से भर चुका था। मुखिया हरिया के साथ भानु के घर पहुंचता है। क्यों रे भानु, मैंने सुना कल तुझे जंगल से आते हुए रास्ते में सोने का हार पड़ा मिला था। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई रे? वो मुखिया जी, वो मैं कर दिया ना सत्यानाश। ये बात जरूर उमा ने शांता को बताई होगी। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? हरिया वो सोने का हार लेकर आ। अरे अरे ये सोने का हार मेरा है, कहाँ ले जा रहे हो? ये हार मुखिया जी का है, समझे? आज के बाद तुम दोनों ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हरिया। मैंने कहा था ना तुमसे, ये बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती कहाँ है। गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मेरा सोने का हार मुखिया जी ले गए। पर उमा कहाँ सुधरने वाली थी। ऐसे ही एक दिन जब भानु जंगल में दोबारा लकड़ियां काटने गया। अरे लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। आज तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे ये पेड़ के ऊपर पोटली कैसी? ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चोर ने इस जंगल में पोटली छुपा कर रख दी हो और बाद में इसे ले जा नहीं सका। पर अब तो ये पोटली मेरी है, मैं इस पोटली को अपने साथ ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर इस पोटली को घर ले गया तो उमा ये खबर पूरे गांव में फैला देगी। मेरे पास एक तरकीब है। भानु घर जाता है और उमा से कहता है, उमा तुम्हें पता है आज मैंने जंगल में एक चमत्कार देखा। एक पेड़ गोभी के पराठे उगल रहा था। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर इतनी रात को जाएंगे? तो और क्या, अभी चलते। कहीं सुबह तक पेड़ से गोभी के पराठे गायब हो गए तो? हाँ हाँ चलो। वैसे हमने सुबह ही गोभी के पराठे खाए थे, पर अब पेड़ से उगले खा लेंगे। रात की रोटी की छुट्टी। सही कहा भाग्यवान, बस वो पेड़ सामने ही है। वो देखो सामने पेड़ गोभी के पराठों से भरा हुआ है। सचमुच तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये पेड़ तो गोभी के पराठे उगल रहा है। ये सचमुच जादू है। उमा ये तो कोई चमत्कारी पेड़ है। ये देखो इस पेड़ के ऊपर सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भी रखी है। हाँ सच्ची, ये तो कोई जादुई पेड़ है। उमा अब हम अमीर हो गए। तुम सुंदर सुंदर गहने पहनना, अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा। पर तुम ये बात किसी से मत कहना। लेकिन उमा तो फिर अपनी आदत से मजबूर थी। उसने फिर से ये बात शांता को बता दी। शांता ने हरिया से कहा और हरिया फिर से मुखिया के पास पहुंच गया। इस बार मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हरिया जाकर लकड़हारे भानु और उसकी पत्नी उमा को मेरी हवेली पर लेकर आओ। चलो तुम दोनों को मुखिया जी ने अभी हवेली पर बुलाया है। लगता है उमा ने फिर से शांता को सारी बात बता दी है। भानु क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की पोटली मिली है? कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, मुझे तो जंगल से कोई सोने के सिक्कों की पोटली नहीं मिली। आपसे किसने कहा? क्यों, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी शांता से कहा था कि कल रात तुम्हें जंगल से एक सोने के सिक्कों की पोटली मिली है। अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास, या तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूं? मुखिया जी शायद आप नहीं जानते, उमा को नींद में सपने देखने की बहुत बुरी आदत है। आप इससे खुद ही पूछ लीजिए कल रात इसने क्या जादू देखा था। उमा बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? हाँ वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। उमा ये तुम क्या बकवास बातें बोल रही हो? ऐसा भला हो सकता है? मुखिया जी अब ये कहेगी कि इसने पेड़ के ऊपर सोने के सिक्के भी देखे थे। हाँ वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी।
भानु, उमा को इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और हरिया, तू भी अपनी पत्नी को समझा दे, पहले बात को पूरी सुना करे, उसके बाद ही बताया करे। कुछ भी बोल देती है, मेरा समय खराब कर दिया। भानु और उमा घर आ जाते हैं। उमा अभी भी यही सोच रही थी कि कहीं उसने सच में सपना ही तो नहीं देखा था, और भानु मन ही मन अपनी समझदारी पर मुस्कुरा रहा था। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो, चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए, ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ न खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों रिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा।
शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वहीं सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती। एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।